हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि अब से मैं पोल साइंस की सीरीज़ भी डालनी शुरू करूँगी। तो ये पोल साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेके आई हूँ, जिसमें टोटल मैं कवर करने वाली हूँ 60 क्वेश्चंस। ठीक है, 60 क्वेश्चंस कवर होंगे। 2 पार्ट्स बनाए हैं मैंने इसमें सिर्फ नॉर्मल MCQs ही हैं जो मेरे को मिले हैं, मैंने वो ही कवर करे हैं। ठीक है, ये पोल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू राइज ऑफ टू मेजर सेंटर्स, दिस इज सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन से दो जो थी जो दो कंट्री थी एज अ सेंटर ऑफ पावर, यानी कि दो कोल्ड वॉर जो थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी किस में थी, एलाइड एंड एलाइड पावर्स के और उनके बीच में थी। ठीक है, एक्सिस पावर्स एंड एलाइड पावर्स के बीच में थी। उसके बाद दो जो हैं, दो कंट्रीज ऐसे मेजर वो राइज हुई थी, टू मेजर सेंटर्स राइज हुए थे पावर के। वो कौन कौन सी कंट्री है? USA एंड जर्मनी। नो, जर्मनी तो नहीं है, USA है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। USA एंड USSR, दिस वन इज करेक्ट। USSR एंड रशिया नहीं है, क्योंकि देखो USSR, रशिया को USSR ही कहते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत एंड रिपब्लिक, है ना। लेकिन यहाँ पे USSR बोला गया है, तो USSR जो है करेक्ट आंसर है, ना कि USA एंड ब्रिटेन, ना ही USA एंड। अगर ऑप्शन में USSR की जगह कोई और जो है कंट्री लिखी होती है और यहाँ पे रशिया होता है, तो तब आप मार्क कर सकते थे इसे। लेकिन अभी USSR दिए हुए, तो हम USSR वाला ऑप्शन सही है। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा इज़ यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एरा। किसकी बिगिनिंग थी? एज सीन एज द बिगिनिंग ऑफ कंटेम्पररी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंटेम्पररी एरा जो है वो शुरुआती कोल्ड वॉर के शुरुआती में ये देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO as a member of attaining dash and dash। जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था उसका मतलब क्या था, क्या अटेन करना था? डैश एंड डैश, दो चीज़ें अटेन करना था उसका मतलब। तो ये हमें बताना है कि कौन सी वो दो चीज़ें उसका मीनिंग था अटेन करना। जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं फ्रीडम एंड इक्वालिटी, क्या फ्रीडम एंड इक्वालिटी? नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसका। जो है अगर आप देखोगे, अगर आप यहीं से देखोगे न्यू इंटरनल इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक अगर देखो, तुक्का लगाना भी है तो इकोनॉमिक उसमें लिखा हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ही है। एंड ये किस में थी? पॉलिटिक्स के रिलेशंस में थी, जो थी, तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। सो आंसर इज बोथ B एंड C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, so question number 4, in which year the leaders of US Union of Soviet Socialist Republic were worried that United States of America would invade communist ruled Cuba? ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा ईयर था जिसमें जो लीडर थे यूनियन ऑफ सोवियत USSR के, ठीक है, USSR के जो लीडर्स थे उन्हें चिंता होने लगी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है किसे, क्यूबा को इन्वेड कर लेगा। कौन से ईयर में होने लगी थी? ये बुक के फर्स्ट पैरा में ही जो है इसका आंसर बताया हुआ है। इसका आंसर है अप्रैल 1961 में। ठीक है, क्योंकि क्यूबा किसके पास था? क्यूबा एक छोटा सा स्मॉल आइलैंड है जिसके चारों तरफ पानी और जिसके पास जो है वो USA के पास पड़ता है। तो उसे लगता था USA से इन्वाइड कर लेगा, यहाँ पे अपने मिलिट्री को भेज के वो हम USSR के ऊपर स्पाई करेगा। ठीक है, इस वजह से उन्हें 1961 में दे वर वरिड। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ अ स्मॉल आइसलैंड डैश नेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? कौन था प्रेसिडेंट स्मॉल आइसलैंड में? ये क्यूबा की बात हो रही है, जैसे कि अभी मैंने बताया। उसका जो था प्रेसिडेंट कौन था उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर है फिडेल कैस्ट्रो, निकिता क्रुश्चेव एंड जॉन F कैनेडी। आप बताओ, ये तीनों जो है प्रेसिडेंट थे। अब आपको बताना है, फिडेल कैस्ट्रो मैंने बता दिया है क्यूबा का था, जॉन F कैनेडी एंड निकिता क्रुश्चेव दोनों जो थे किस किस के थे, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा एक क्वेश्चन में से ही दो क्वेश्चन और बन गए हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एज एन अलाई ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के अलाई कौन सी कंट्री है जो अलाई थी सोवियत यूनियन की, उसने रिसीव करा था बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। कि कौन सी जो थी सोवियत यूनियन, ठीक है, यूएसएसआर के साथ उस जो थी कौन सी कंट्री ने जो है एलाई बनाई थी, जिसकी वजह से उसे मिलिट्री जो है मिलिट्री फोर्स भी मिली थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज़ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड, और उसे जो है उनके रिसोर्सेज भी उनको मिले थे, ठीक है। सो यूएसए नहीं, यूएसए के साथ तो उसकी लड़ाई थी। रशिया, रशिया यहाँ पे खुद रशिया की बात हो रही है, तो रशिया क्यों रशिया के साथ ही एलाई बनाने लगी। अब इसमें बताना है ब्रिटेन या क्यूबा। सो क्यूबा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्यूबा इसका करेक्ट आंसर है, क्यूबा के साथ जो है उन्होंने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। किसने डिसाइड करा था कि क्यूबा को रशियन बेस में बना देंगे, बताओ। इसमें इसमें ही आंसर है, उससे पता चल जाएगा कि क्या बोलते हैं कौन था प्रेसिडेंट और किस जगह का। सो इसका आंसर है निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव कहाँ का प्रेसिडेंट था, गैस करना है जल्दी, गैस भी नहीं करना, सीधा आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ। फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा का था, ठीक है। निकिता क्रुश्चेव जो था उसने डिसाइड करा था कि कन्वर्ट करेंगे क्यूबा को किस में, रशियन बेस में, इसमें रशियन बेस पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये बोल रहा है कि इस ईयर में न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं क्यूबा के अंदर लगाई गई थी। देखो 1961 में जो है वरीड थे वो लोग कि भाई यूएसए इन्वेड कर लेगा, और अब यूएसए उसके पास था, तो ऑफ कोर्स अगर क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स तो यूएसए को भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सो किसने लगाई थी, यूएसएसआर ने लगाई थी। किस ईयर में, 1962 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 1962, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी वीक्स, कितने वीक्स बाद जो है यूएसए को पता चला था कि क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दी गई हैं, किसके द्वारा, यूएसएसआर द्वारा, ठीक है। कौन से कितने हफ्तों बाद पता चला था उनको, उनको पता चला था 3 वीक्स बाद, ठीक है। बुक में बेटा हर एक लाइन को प्रॉपरली जो है रीड करो, बुक में जो दी गई है रीड करोगे आपको सारे आंसर पता होंगे, ठीक है। जिन्होंने रीड नहीं करा अभी भी बहुत टाइम है, अगर आप डेली भी एक चैप्टर कर रहे हैं तो आपके कम से कम सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा लास्ट डे पे भी। अगर आप एक दिन में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर करोगे ना तो आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज, जो क्लैश हुई थी यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच, उसे क्या कहते हैं, व्हाट केम टू बी नोन एज, उसे क्या कहा गया था, जो क्लैश हुई थी उसे क्या कहा गया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फर्स्ट टॉपिक ही इसी चीज़ के ऊपर है, उसकी हेडिंग ही यही है, ठीक है। ना कि क्यूबन क्राइसिस, ना मिसाइल क्राइसिस, ना क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस दिया हुआ है और यहाँ पे क्यूबन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्वेश्चन 11th कह रहा है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज डैश। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था क्या वो हॉट वॉर था, नो। हॉट वॉर में होता है कि यहाँ पे आप अपनी मिलिट्री यूज़ कर रहे हो और दोनों उनके बीच लड़ाई हो रही है। वर्ल्ड वॉर 1 नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 तो था ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो है शुरू हुई थी, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया, जिसमें से कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, जो क्या आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो है ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं, 1 भी नहीं, ना ही हॉट वॉर, तो कोल्ड वॉर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डैश रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड सीरीज ऑफ confrontation between USA and Soviet Union backed by their respective allies। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये डेफिनेशन दी गई है किसी चीज़ की, अभी हमें गेस करनी है कि इनमें से किसकी डेफिनेशन है। कि ये रेफर करते हैं कंपटीशन, यानी कि दो कंट्रीज़ के बीच का कंपटीशन, टेंशन और सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन,
और वो कौन सी कंट्रीज थी? यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, अब इसमें से क्या रेफर कर रहा है ये? कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर रेफर टू कंपटीशन इन टेंशन एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू कंट्रीज। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द कोल्ड वॉर इंक्लूडेड डैश डैश एंड डैश। ठीक है, इसमें हमें बताना है, तो इसमें बताना है कि कोल्ड वॉर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई थी, कौन सी 3 चीज़ें? पीस, कंपटीशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन ये कह रहा है कि पीस तो थी ही नहीं उनके बीच, पीस और कंपटीशन तो था। देखो कंपटीशन था दोनों के बीच कि कौन किसकी पावर जो है, जो किसके हाथ में ज़्यादा पावर होगी, या कौन जो है वर्ल्ड में पॉलिटिकल अफेयर्स में ज़्यादा पावर, जो उसी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। अंडरस्टैंडिंग तो थी नहीं। अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं थी? उनके आइडियाज़ जो थे एक दूसरे से नहीं मिलते थे, इस वजह से अंडरस्टैंडिंग थी नहीं। ऑप्शन नंबर ए है नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राइवलरी, मिलिट्री अलायंस एंड बैलेंस ऑफ पावर। राइवलरी, लड़ाई थी उनके बीच। मिलिट्री अलायंस उन्होंने करी थी किसके साथ? दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर मिलिट्री अलायंस करी थी कि वो उनके जो है वहाँ पे अपनी मिलिट्री भी उनकी उनके साथ ही रहेगी अगर उन्हें लड़ाई में ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, पावर का बैलेंस में रहना। ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। यूनिटी, यूनिटी तो थी ही नहीं उनके बीच, कंपटीशन था। ठीक है, राइवलरी भी थी, तो ये ऑप्शन नहीं है आंसर। ठीक है, डी कह रहा है पीस, पीस भी नहीं था, कंपटीशन था, यूनिटी भी नहीं थी, तो फर्स्ट जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 द कोल्ड वॉर वॉज अकम्पनीड बाय अ डैश कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। कोल्ड वॉर में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट जो था वो भी इंक्लूड किया गया था? किस कॉन्फ्लिक्ट के, ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से कोल्ड वॉर में वो भी कॉन्फ्लिक्ट आया था? मॉनेटरी कॉन्फ्लिक्ट नो, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स नो, ऑल ऑफ द अबव नो, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि किसी के आइडियाज़, जैसे आपके और मेरे आइडियाज़ एक टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन सेफ्टी के ऊपर आपके आइडियाज़ कुछ और हैं, मेरे आइडियाज़ कुछ और हैं, तो हमारे आइडियाज़ जो हैं एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे और हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द वेस्टर्न अलायंसेज रिप्रेजेंट आइडियोलॉजी ऑफ। देखो वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस जो थी यूएसएसआर एंड यूएसए ने जो है बनाई थी। ठीक है, जिसमें यूरोप जो है दो हिस्सों में बट गया था, एक ईस्टर्न में एक वेस्टर्न अलायंस में। ठीक है, सो उसका ये कह रहा है कि किस आइडिया को रिप्रेजेंट करता था जो वेस्टर्न अलायंस का आइडियोलॉजी क्या थी, क्या आइडिया था वेस्टर्न अलायंस का? वेस्टर्न अलायंस का आइडिया था लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हु वाज द लीडर ऑफ वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस का लीडर कौन था? देखो अब यहीं से पता चल जाएगा कि वेस्टर्न अलायंस का पता चल जाएगा तो ईस्टर्न अलायंस का, ये तो हमें पता है यूएसए एंड यूएसएसआर में से एक है, तो ऑप्शन ए और बी तो सॉरी ऑप्शन बी एंड डी तो हटा ही दूँ, क्योंकि देखो इसमें अगर आप आओगे ना क्वेश्चन नंबर 15 में तो आप देखोगे यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में ही जो था ये वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस था। यहाँ पे वेस्टर्न अलायंस की बात हो रही है, तो इसमें जो है वेस्टर्न अलायंस का लीडर था यूएसए एंड जो इसका था वो था ईस्टर्न अलायंस। ठीक है, यूरोप जो है, यूरोप दो हिस्सों में बट गया था। ठीक है, एक इसमें से था वेस्ट, एक था ईस्ट। ठीक है, जो ईस्ट था वो यूएसएसआर की साइड था और वेस्ट पार्ट जो था वो यूएससी की साइड था। क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछ रहा है ईस्टर्न अलायंस का लीडर कौन था, तो यहाँ पे रशिया एंड सोवियत यूनियन दो ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें से बताना है हाँ कि करेक्ट कौन सा है। देखो जब भी मैंने कहा सोवियत यूनियन, यूएसएसआर ऑप्शन में हो रशिया के साथ तो आपको रशिया नहीं चूज़ करना, सोवियत यूनियन, और अगर इसकी जगह यूएसएसआर लिखा हो तो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन ही चूज़ करना, रशिया को भूल ही जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 द ईस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ ईस्टर्न। अब हमने वेस्टर्न अलायंस का पढ़ा, देखो यहाँ पे कि लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, ये उनका जो था आइडियोलॉजी थी इनकी। ठीक है,
डेमोक्रेसी का मतलब हमको पता ही है, लिबरलिज्म का भी मतलब हमें पता है, कैपिटलिज्म। डेमोक्रेसी का मतलब जैसे अभी हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, ठीक है, वो जवाबदेही है, यानी कि जिसे कहते हैं अ, इसे इसे जवाबदेही का मतलब वो अपनी फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है, ये हमें पता ही है। कैपिटलिज्म का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। ईस्टर्न अलायंस की आइडियोलॉजी ये थी, ईस्टर्न अलायंस की थी सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अलाइड फोर्सेस जो थी, जो अलाइड फोर्सेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक अलाइड फोर्सेस थी, एक एक्सिस थी, एक्सिस, ठीक है, ये दो फोर्सेस थी जिनके भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था हुआ था। अब ये बोल रहा है कि इसमें से जो अलाइड फोर्स जो है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ पहले आपको, इसका करेक्ट आंसर बी है, उसमें थी सोवियत, यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस थे, ठीक है। जर्मनी, इटली एंड जापान इसमें ये नहीं है। जो जापान जो है इसमें से, और जर्मनी एंड इटली वो थी एक्सिस वाले में, ठीक है। जभी तो अलाइड जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अलाइड फोर्सेस जो थी जीती थी, क्योंकि उसमें यूएसए एंड सोवियत यूनियन साथ में थी, ठीक है। उसके बाद ही ये जो है कि इसमें अलग अलग हो गई थी, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि वाई डिड द क्रिटिक्स, यानी कि critics said it was necessary to drop bombs. Why did critics said it was unnecessary to drop bombs? critics जो हैं उन्होंने ये क्यों कहा था कि बॉम्ब्स को ड्रॉप करना, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप करना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि अभी के अभी जो है वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो है अभी उभरा था, उसके बाद वर्ल्ड जो है एक और वर्ल्ड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता था, और दोनों के पास इक्वल अमाउंट में रिसोर्सेज और मिलिट्री थी, तो वर्ल्ड वॉर 3 का कोई फ़ायदा नहीं था। इस वजह से क्रिटिक्स ने मना कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, ठीक है, जापान जो है सरेंडर करने वाला था इस वजह से। लेकिन उसके बाद क्या था, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने यूएसए ने फिर से जो है लेकिन यूएसए ने उसके बाद भी हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो दो जापानीज़ जो है उसकी सिटी हैं, आई थिंक उसके अंदर जो है ये जापानीज जापान के अंदर जो आती हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान के अंदर है, उसके ऊपर उसने डाला था, जिसकी वजह से आज तक वहाँ पे जो है लोग सफ़र करते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यहाँ पे, द वर्ल्ड वॉर टू स्प्रेड अप टू विच रीजन्स? वर्ल्ड वॉर टू किन किन रीजन्स तक जो है फैली थी? सो क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं हम, वी ऑप्शन है इसका, साउथ ईस्ट एशिया में फैली थी, चाइना, बुर्मा एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में एंड बुर्मा में, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये कॉपी में लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। जो मैं बताऊँ इम्पॉर्टेंट है वो आपको कॉपी में एक नोट के फॉर्म में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द रीज़न फॉर अमेरिका बॉम्बिंग जापान? क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने क्यों जो थे जापान पे बॉम्ब डाले थे, ठीक है, क्या रीज़न था उनके हिसाब से? उनके हिसाब से रीज़न जो था वो ये था कि टू शो मॉस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज सुप्रीम, ये दिखाने का कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है सुप्रीम है, मॉस्को को दिखाने का कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे ऊपर है। 23 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू यूएस सपोर्टर्स के मुताबिक यूएसए ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स वाज नेसेसरी टू, यूएसए के जो सपोर्टर्स थे जो थे उनके मुताबिक यूएसए का जो जापान पे बॉम्ब गिरना था वो किस लिए इम्पोर्टेंट था, उनका क्या मानना था कि जापान ने इस रीज़न से डाला है जो कि इम्पोर्टेंट है। रीज़न था कि
बोथ बी एंड सी, क्यों? कि ताकि आगे फर्दर लॉस ना हो अमेरिका का और अलाइड लाइफ्स का, जो कंट्रीज थी उनके साथ अलाई करी थी उन्होंने, उनका भी कोई लॉस ना हो आगे जाके, इस वजह से उन्होंने, उनका मानना ये था कि इसलिए ज़रूरी थी बॉम्ब डालना। एंड एंड वॉर क्विकली एंड टू स्टॉप, ताकि वॉर जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए और क्विकली एंड हो जाए। To question number 24, an atomic bomb of US on Hiroshima was code named, जो एटॉमिक बॉम्ब यूएसए का एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा जो था, उसका कोड नेम क्या था? जो उस एटॉमिक बॉम्ब का, उसका जो था कोड नेम ये था, फैट मैन, या लिटिल बॉय, या लिटिल बेबी, या लिटिल गर्ल। लिटिल बेबी लिटिल गर्ल नहीं था, फैट मैन एंड लिटिल बॉय में से एक है। इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज लिटिल बॉय। एटॉमिक बॉम्ब ऑन नागासाकी वॉज कोड नेम्ड, अच्छा यहाँ पे हिरोशिमा की बात हुई थी, यहाँ पे नागासाकी की। सो देखो ये फैट मैन इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको याद रखना है, जो हिरोशिमा पे डाला था वो लिटिल बॉय था, और जो नागासाकी पे डाला गया था उसका था फैट मैन। सो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। द यील्ड ऑफ लिटिल बॉय एंड फैट मैन वर डैश रिस्पेक्टिवली, कितने किलो के थे या कितना उनका वेट था? यील्ड ऑफ लिटिल बॉय और फैट मैन का वेट कितना कितना था? सबसे पहले लिटिल बॉय का, तो यहाँ पे इनमें ये पहले वाले लिटिल बॉय का दिया हुआ है, एंड फैट मैन का ये लास्ट, ये सेकंड वाले, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड आ गया तो उन्होंने उसी सीरीज में दिया है। सो इसका आंसर है 15 एंड 21 किलोटन्स। क्वेश्चन नंबर 27, बाय द अर्ली 1950, यानी कि 1950 की शुरुआती में यूएसए एंड यूएसएसआर वर ऑलरेडी मेकिंग थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स हैड हैड अ यील्ड बिटवीन, जो 1950 की शुरुआत में यूएसए एंड यूएसएसआर ने जो मोनो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू करे थे, उनकी यील्ड क्या थी? कितने से कितने के बीच में जो थी उनकी यील्ड जो थी वो कितनी थी? 10 and 15,000 किलोटन। ठीक है, ये देखो ये याद रखना है, मोनो न्यूक्लियर वेपन्स की 10 से 15 थी, एंड इस 15 क्या है वो 1,000 किलो टन्स, एंड इसकी जो लिटिल बॉय एंड फैट मैन की थी वो कितनी थी? 15 and 21 किलोटन्स। सो क्वेश्चन नंबर 28, when two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction, incapable to reach a full-fledged war is, देखो इसमें कह रहा है जो राइवल पावर्स थी, जो पोजीशन में थी न्यूक्लियर वेपन्स की, और कैपेबल थी किस में? डेथ में, एंड डिस्ट्रक्शन जो था वो अनकैपेबल था एक दूसरे का पहुंचना, एंड फुल फ्लेज वॉर जो थी वो क्या थी? लाइकली थी, अनलाइकली थी, मोस्ट थी, मस्ट थी, या पॉसिबल थी? सो इसका अनलाइकली आंसर है क्यों? देखो दोनों के पास जो है पोजीशन जो थी न्यूक्लियर पावर की वो कैपेबल थे, ठीक है, यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों के पास जो थी वो सेम थी। सो ये वॉर जो हो जाती वो अनलाइकली हो जाती, ठीक है, मोस्ट या पॉसिबल या लाइकली नहीं थी, क्योंकि दोनों के पास इक्वल अमाउंट में जो था सब कुछ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपेंस इन लॉजिक ऑफ डिटरेंस सिचुएशन, ये हमें पता होना चाहिए। लॉजिक ऑफ डिटरेंस, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मतलब होता है बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक, यानी कि दोनों साइड्स के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अटैक कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। एंड सेकेंड इज कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट अ वॉर, कि दोनों के पास इतनी कैपेबल हैं वो कि अगर वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो दोनों के दोनों जो है वार अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के पास इक्वल अमाउंट में वेपन्स, मिलिट्री रिसोर्सेज, सब कुछ दोनों के पास इक्वल में था। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है। इंस्पाइट बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स,
राइवलरी होने के बजाय, जो दोनों पावर्स जो थी उनके बीच राइवलरी होने के बजाय रिमेंड क्या रह गई थी, राइवलरी होने की रिमेंड अ कोल्ड और हॉट शूटिंग वॉर ड्यू टू, किस रीज़न से कोल्ड एंड हॉट या शूटिंग वॉर किस वजह से हुई थी, रिमेन थी। नेक्स्ट जो है टेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी का मतलब है बहुत ही गंभीर जो है, यानी कि बहुत भयानक जो थी राइवलरी होने के बजाय कोल्ड जो वॉर में जो है वो रह गई थी, किस वजह से, किस लॉजिक की वजह से, लॉजिक ऑफ पीस, वॉर या डिटरेंस। अभी मैंने बताया डिटरेंस, ठीक है, दोनों के पास थे दैट। अगर आप ये पढ़ोगे तो आप एक बार इसे पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ये है। यहाँ पे हमारा हो जाता है पार्ट 1 ख़त्म। पार्ट 2 आई नो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट इसमें 60 क्वेश्चंस कवर करने थे। मैं नहीं चाहती थी बहुत सारे पार्ट्स बनाऊँ मैं, सो मैं चाहती थी एक दो पार्ट्स में कवर हो जाए। सो थैंक यू सो मच। आप पार्ट 2 भी ज़रूर चेक करना, ठीक है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी चैप्टर नंबर 2 के भी, आज ही कोशिश करूँगी मैं डालने की। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें।